हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी क्लास 6 की जो न्यू गणित प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल। हमने 21 पेज पे यहाँ तक कवर कर लिया था, इस फिगर इट आउट तक। अब हम आगे का देखेंगे। आगे का हमारा टॉपिक क्या है? 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। 2.6 क्या है? कंपेयरिंग एंगल्स। कि एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, चलिए रीड करते हैं इसको। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। देखिए इन एनिमल्स ने अपने माउथ जो है ओपन कर रखे हैं। डू यू सी एनी एंगल्स हियर? क्या आप यहाँ पे कुछ एंगल्स देख पा रहे हैं? इफ यस, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। अगर देख पा रहे हैं तो मार्क कीजिए, हर एक में उनकी आर्म्स को मार्क कीजिए और वर्टेक्स को मार्क कीजिए। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। जो कुछ माउथ है वो दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा चौड़े खुले हुए हैं। और दी मोर दी टर्निंग ऑफ जोस दी लार्जर दी एंगल। उनकी जोस के बीच का जितना ज़्यादा डिफरेंस है, उनकी जोस जितनी ज़्यादा खुली हुई है, उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। कैन यू अरेंज द एंगल इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? क्या आप इन पिक्चर्स को, जो एंगल्स की पिक्चर्स दी हुई है, इनको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं इनको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज, लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एक एंगल्स का कंसेप्ट। उसको मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास दो एंगल्स है, तो उन्हें हमें कंपेयर करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा वाइडर है दूसरे से, कौन ज़्यादा वाइडर है दूसरे से। जैसे मैंने ये एंगल्स बना रखे हैं, फोल्ड करके ये एंगल्स बना रखे हैं मैंने। ये 3 एंगल्स बना रखे हैं मैंने। ये देखिए, ये 3 एंगल्स आपको दिख रहा होगा, बुक पे रखे हुए हैं। 3 एंगल्स बना रखे हैं मैंने। ये 3 एंगल्स मैंने बना रखे हैं। तो इसमें से अब मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कंपेयर करूंगी, तो कैसे कंपेयर करूंगी इन एंगल्स को? तो मैं इन एंगल्स को कंपेयर करूंगी सुपर इम्पोजिशन मेथड की हेल्प से। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन होता है कि एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल प्लेस करके देखना, एक एंगल के ऊपर दूसरे एंगल को इस तरह से प्लेस करना कि उनका वर्टेक्स मीट करे। उनका वर्टेक्स क्या करे? मीट करे। देखिए इस एंगल का वर्टेक्स है ये और इस एंगल का वर्टेक्स है ये। अब दोनों एंगल्स का क्या मैच कर रहा है? वर्टेक्स मैच कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। जब मैंने इसके ऊपर रख के देखा तो मैंने देखा कि जो ये वाला एंगल है ना, जो ऊपर वाला एंगल है, वो क्या है? वो छोटा है। वो छोटा कैसे है? क्योंकि उसके बीच का गैप है ना, जो वो देखो वो बहुत कम है। उसके बीच का गैप कितना ही है। और ये वाला जो एंगल है वो बहुत बड़ा है। ये छोटा एंगल जो है वो बड़ी वाले की क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। छोटा वाला जो एंगल है वो बड़ी वाले की क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये वाला एंगल है जो हमारा, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल हमारा क्या है? बड़ा है। और ये वाला एंगल हमारा छोटा है। ओके, तो समझ में आया कि एंगल छोटी बड़ी किस तरह से कंपेयर करनी है हमें। तो एंगल हमने कंपेयर करना तो सीख लिया। एक केस में हमने देखा कि एंगल छोटा है और बड़ा है, वो हमें कैसे पता चलता है? वो तो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये भी तो हो सकता है कि एंगल बराबर हो। ये भी तो हो सकता है कि एंगल बराबर हो। अब एंगल बराबर वाला मैं आपको केस दिखाती हूँ। इन दोनों एंगल्स को मेरे को कंपेयर करना है। ये 2 एंगल्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है? ये 2 एंगल्स बना रखे हैं, मुझे इनको कंपेयर करना है। तो मैं वही करूंगी, कौन सा मेथड लगाऊंगी? सुपर इम्पोजिशन मेथड। सुपर इम्पोजिशन मेथड का मतलब क्या है कि एक दूसरे के वर्टेक्स को क्या करना चाहिए? वर्टेक्स मीट करनी चाहिए दोनों एंगल्स के। तो ये देखिए वर्टेक्स हो रहे हैं मीट इनके आपस में, और वर्टेक्स मीट हो रहे हैं। इनके साथ एक चीज और हो रही है। वो क्या हो रही है कि इनकी जो वो है ना, आर्म्स भी एक के ऊपर एक आ रही है। देखिए आर्म्स में कोई भी फर्क नहीं है, एक के ऊपर एक आ रही है। आर्म्स बिल्कुल बराबर आ रही है। आर्म्स छोटी बड़ी जरूर है यहाँ पे। ये देखिए इसकी आर्म्स सिर्फ इतनी ही है, इसकी आर्म्स सिर्फ इतनी ही है, ऊपर वाली की आर्म्स सिर्फ इतनी है। आप देखिए अगर मैं इसको ऊपर से नीचे रख दूँ तो क्या होगा? नीचे वाली की आर्म्स जो है वो छोटी है और ऊपर वाली की आर्म्स है वो बड़ी है। ऊपर वाली की आर्म्स क्या है? बड़ी है यहाँ पे, लेकिन एंगल फिर भी इक्वल है। यानी हमें इससे क्या समझ में आया कि आर्म्स छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्म्स छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये फर्क पड़ता है कि एंगल कितना ज़्यादा वाइडर है, कितना ज़्यादा ओपन वाइडर है, यानी कि वो बीच में से कितना खुला है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है। आर्म्स छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वैसे तो इसकी भी आर्म्स छोटी बड़ी है, ये ऊपर वाला है जो इसकी आर्म्स बड़ी है, नीचे वाली की आर्म्स क्या है? छोटी, लेकिन ये एंगल फिर भी इक्वल है। ये एंगल फिर भी क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? वर्टेक्स पे वर्टेक्स आ रहा है और आर्म्स पे आर्म्स आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। मतलब जब मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ तो ये आर्म्स एक दूसरे को ढक ले रही है पूरी तरह से। कोइंसाइड करने का मतलब है कि ढक लेना, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना। तो इसकी आर्म्स नीचे वाले एंगल की आर्म्स को पूरी तरह से ढक ले रही है, इसलिए हम करेंगे कि ये कोइंसाइड कर रही है। और जब कोइंसाइड कर रही है तो इट मींस एंगल्स क्या है? इक्वल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इन पिक्चर में जो एंगल्स बने हुए हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब हमें ये समझ आ गया कि एंगल्स को कंपेयर किस तरह से करना है। तो एंगल्स को कंपेयर हमें किस तरह से करना है? तो हमें क्या देखना है? उसका ये चीज़ नहीं देखनी हमें कि आर्म्स कितनी बड़ी है उसकी। आर्म्स को हमें इग्नोर करना है। आर्म्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें ये देखना है। अब इनमें हर एक एनिमल्स ने अपना माउथ खोला हुआ है। किसका माउथ कितना ज़्यादा वाइडर ओपन है, हमें ये देखना है। किसका माउथ कितना ज़्यादा वाइडर ओपन है। अब सबसे ज़्यादा वाइडर ओपन माउथ किसका है? ये देखिए यहाँ पे एक स्पैरो दिखा रखी है। स्पैरो दिखा रखी है थर्ड पिक्चर में, एक स्पैरो उसका है। थर्ड पिक्चर में एक स्पैरो दिखा रखी है ना, तो उस पर हम लिखेंगे 1 नंबर। हमें इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्या करना है? पिक्चर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना है कि कहाँ पे सबसे छोटा एंगल बन रहा है। सबसे छोटा एंगल बनेगा इसमें। सबसे छोटा एंगल बनेगा किस में बनेगा? सबसे छोटा एंगल ये देखो, ये थर्ड पिक्चर में एक छोटा सा इंसेक्ट दिखा रखा है। इंसेक्ट, उसने अपना माउथ सबसे कम खोला हुआ है। उसका माउथ सिर्फ इतना सा छोटा सा एंगल बन रहा है, छोटा सा एंगल।
ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी? ये इंसेक्ट वाली पिक्चर आएगी, इंसेक्ट वाली पिक्चर आएगी। अगर हमें इसे अरेंज करना हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी? ये इंसेक्ट वाली पिक्चर आएगी। सबसे पहले आएगी ये इंसेक्ट वाली पिक्चर। फिर सेकंड नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी? सेकंड नंबर पे आएगी इससे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर जो होगी, जिसका माउथ इससे थोड़ा सा ज्यादा वाइडर ओपन होगा। तो सेकंड नंबर पे पिक्चर आएगी ये फिश वाली पिक्चर। फिश का माउथ इतना ओपन है, फिश का माउथ कितना ओपन है, इतना ओपन है, उसमें इतना एंगल बन रहा है। तो फिश वाली पिक्चर आएगी, सेकंड नंबर पे आएगी फिश वाली पिक्चर। और थर्ड नंबर पे हमारी आएगी क्रोकोडाइल वाली पिक्चर। उसका इतना खुला है ना, माउथ कितना खुला है उसका, जो लाइंस का गैप कितना है, जो लाइंस का गैप इतना है। आर्म्स क्या इसकी बड़ी हो, हम आर्म्स को नहीं कंसीडर करेंगे, हम तो बीच के एंगल को कंसीडर करेंगे कि एंगल कितना बड़ा बन रहा है। तो एंगल इसमें इतना बन रहा है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगी क्रोकोडाइल वाली पिक्चर। थर्ड नंबर पे क्या आएगी? क्रोकोडाइल वाली पिक्चर आएगी। और हमारी फोर्थ नंबर पे कौन सी पिक्चर आ जाएगी? फोर्थ नंबर पे आएगी हमारी स्नेक वाली पिक्चर। जो हमारी स्नेक वाली पिक्चर है वो आएगी फोर्थ नंबर पे, हमारी आएगी स्नेक वाली पिक्चर। ये देखिए यहाँ पे इसका माउथ इतना खुला है, इतना बड़ा एंगल बन रहा है इसमें, इतना बड़ा एंगल बन रहा है इसमें, इतना माउथ ओपन है इसका। तो ये वाली पिक्चर आएगी हमारी फोर्थ नंबर पे। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी? फिफ्थ नंबर पे आएगी स्पैरो वाली पिक्चर। फिफ्थ नंबर पे आएगी स्पैरो वाली पिक्चर, इसका मुंह सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी स्पैरो वाली पिक्चर। तो पिक्चर्स कैसी आएगी आपने देखा? पिक्चर्स इस तरीके से आएगी। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? ये इंसेक्ट आएगा। सबसे पहले नंबर पे ये इंसेक्ट आएगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा? फिश आएगी। सेकंड नंबर पे हमारी फिश आ जाएगी। और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? क्रोकोडाइल। और फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? स्नेक आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी? स्पैरो आ जाएगी फिफ्थ नंबर पे। अगर हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करना है, उन्हें अरेंज करना है पिक्चर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ओके, आपको समझ आया? तो दो एंगल्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर टू एंगल्स। क्या हमेशा एंगल्स को कंपेयर करना इजी होता है? तो आप इन एंगल्स को, हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है एंगल्स की, इन एंगल्स को हमें कंपेयर करना है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं। हियर आर सम एंगल्स, उसने लिखा है नीचे पिक्चर्स के नीचे, उसने लिखा हुआ है ये कुछ एंगल्स की पिक्चर्स दी हुई है उसने, उसके नीचे हमें लिखा हुआ है हियर आर सम एंगल्स, लेबल इट ऑफ द एंगल्स। लेबल कीजिए हर एंगल्स को, क्या कीजिए? लेबल कीजिए, लेबल कीजिए हर एंगल्स को, यानी कि नेम दीजिए। हाउ विल यू कंपेयर देम? आप इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? आप इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे वो बताइए हमें। इनको लेबल करना, पहले तो लेबल कर देते हैं इनको। लेबल करना मींस इनको नाम देना। हम नाम दे देते हैं इनको। ये हो गया ए पॉइंट हमारा, ये हो गया बी पॉइंट हमारा, ये हो गया सी पॉइंट हमारा। ओके, तो बी क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और हमारी बी और बी सी क्या हो गई? आर्म्स हो गई। बी और बी सी क्या हो गई? आर्म्स हो गई। बी और बी सी हमारी आर्म्स हो गई, और बी हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ और, डी ई एफ। डी एफ नाम दे देते हैं इसको। तो हमारा इसमें डी क्या हो गया? डी हो गया हमारा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, डी। तो डी हमारा हो गया वर्टेक्स, डी हमारा हो गया वर्टेक्स। और ई डी क्या हो गई? एक आर्म। और डी एफ को कौन सी आर्म हो गई? दूसरी आर्म हो गई डी एफ। ओके, अब हम इसको भी नाम दे देते हैं, थर्ड एंगल को भी। थर्ड एंगल को हम नाम दे देते हैं जैसे कि के एल एम। तो इसमें के हमारा क्या हो गया? के हमारा हो गया वर्टेक्स, और के एल और के एम क्या हो गई? हमारी आर्म्स हो गई। के एल और के एम हमारी आर्म्स हो गई। और इसको हम नेम दे देते हैं, इसको क्या नेम देंगे हम? इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर नेम दे देते हैं इसको हम, पी क्यू आर। तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्टेक्स। क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा वर्टेक्स हो जाएगा क्यू यहाँ पे हमारा। और क्यू पी और क्यू आर क्या हो जाएगी? हमारी आर्म्स हो जाएगी। क्यू पी और क्यू आर हमारी क्या हो जाएगी? आर्म्स हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई? हमने इनको क्या दे दिया? लेबल दे दिया। और अब हमें ये बताना है कि हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर हम इनको उसी तरीके से करेंगे, सुपर इम्पोजिशन से कंपेयर करेंगे हम इसको। यानी कि एक के ऊपर उठा के दूसरा रख दो, एक के ऊपर उठा के दूसरा रख दो, हम इसको उसी तरीके से कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ। पहले हम कंपेयर करते हैं के एल एम और पी क्यू आर वाले एंगल को। पहले हम इन दो एंगल्स को कंपेयर करेंगे, एक तो हमारा के एल एम वाला एंगल और एक हमारा पी क्यू आर वाला एंगल। तो मैंने ये के एल एम वाला एंगल बना लिया, के एल एम वाला एंगल बना लिया, और ये बना लिया मैंने पी क्यू आर वाला एंगल। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करके देखेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? वही सुपर इम्पोजिशन मेथड से। हमें क्या करना है? वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रखना है। वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स कैसे रखेंगे? जैसे कि ये एंगल है, तो इसका वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आना चाहिए, यानी कि ये वर्टेक्स ऐसे बिल्कुल बीच में आना चाहिए। वर्टेक्स इसके बिल्कुल बीच में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि पी क्यू आर वाला जो एंगल है वो क्या है? बड़ा है। देखिए पी क्यू आर वाला एंगल जो है वो बड़ा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो के एल एम वाला एंगल है वो इसके अंदर आ गया है। के एल एम वाला जो एंगल है वो इसके अंदर आ गया है। इट मींस के एल एम वाला एंगल जो है वो छोटा है किससे? पी क्यू आर वाले एंगल से। पी क्यू आर वाले एंगल से के एल एम वाला एंगल क्या है? छोटा है। तो हम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल के एल एम। जो एंगल पी क्यू आर है वो ग्रेटर देन है किससे? एंगल के एल एम से। तो हमने इन दोनों को तो कंपेयर कर दिया, पी क्यू आर और के एल एम वाली को तो हमने कंपेयर कर दिया। अब हम करेंगे के एल एम और डी ई एफ वाली को कंपेयर। के एल एम और डी ई एफ वाली को कंपेयर। के एल एम तो मैंने बना रखा था, ये रहा के एल एम वाला हमारा। अब हम डी ई एफ वाला और बना लेते हैं। डी ई एफ वाला कैसे बनाएंगे? डी ई एफ वाला मैं बना लेती हूँ इस तरीके से। ये मैंने बना लिया डी ई एफ वाला। ओके, मैंने ये बना लिया डी ई एफ वाला, और ये मैंने बना लिया के एल एम वाला। तो दोनों एंगल्स बन गए। अब मुझे कंपेयर करना है इनको। तो कंपेयर कैसे करूंगी? सुपर इम्पोजिशन से कंपेयर करूंगी इनको। वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखूंगी। वर्टेक्स पे वर्टेक्स कैसे रखूंगी? ये देखिए, ये है हमारा डी ई एफ वाला एंगल, और ये है हमारा
KLM वाला एंगल, तो KLM वाला एंगल जब इसको सुपर इंपोजिशन से वर्टेक्स मिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा, DEF वाले के अंदर जाएगा। इट मींस DEF वाला क्या है, बड़ा है एंगल। DEF एंगल बड़ा है किससे, KLM से। KLM से क्या है, बड़ा। DEF वाला एंगल क्या है, KLM से बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल DEF ग्रेटर देन एंगल KLM। अब हमने इन दोनों को भी कंपेयर कर लिया। अब बारी है ABC और DEF को कंपेयर करने की। ABC और DEF को कैसे कंपेयर करेंगे, DEF वाला तो मैंने बना रखा है, ये रहा DEF वाला, और ABC वाला मैं अभी बना लेती हूँ। ABC वाला मैं कैसे बनाऊंगी, इसको इस तरीके से बना दिया मैंने। ओके, बन गया ये भी, ABC वाला भी बन गया हमारा एंगल, और हमारा DEF पहले से बना हुआ था। तो जब मैं इसको वर्टेक्स पे रखूंगी, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाऊंगी, यानी सुपर इंपोजिशन की मैं हेल्प से कंपेयर करूंगी, तो मैं क्या देख रही हूँ, जब मैं वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला रही हूँ तो DEF वाला ABC वाले के अंदर जा रहा है। जो DEF वाला है वो ABC वाले के अंदर जा रहा है, यानी कि एंगल ABC क्या है, एंगल ABC बड़ा है DEF से। एंगल ABC क्या है, बड़ा है DEF से, यानी DEF किससे छोटा है, एंगल ABC से छोटा है। ये देखिए इतना गैप आ रहा है इसमें। ये हमारा DEF था और ये वाला हमारा था ABC, और ये ऊपर वाला DEF था। तो जब मैंने वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाया तो इतना गैप आ रहा है इसमें। इट मींस क्या है, ABC एंगल है जो वो बड़ा है DEF से। ABC एंगल है वो है बड़ा DEF से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ABC एंगल क्या है, बड़ा है, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल DEF। तो ये हमने कंपेयर कर दिया, इस तरह चारों एंगल्स को लेबल भी दे दिया, हमने नेम भी दे दिया और कंपेयर करके बता भी दिया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इस तरीके से एंगल्स को क्या करना है, हमें सुपर इंपोजिशन मेथड से कंपेयर करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा 22 नंबर पेज। 22 नंबर पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इंपोजिशन। मैंने आपको बताया था ना कि हम एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे सुपर इंपोजिशन से। Any two angles can be compared by placing them one over the other by superimposition। अब इसने बता रखा है कि सुपरइम्पोजिशन मेथड क्या है। जब हमें किन्हीं दो एंगल्स को कंपेयर करना हो तो हम उसी सुपरइम्पोजिशन मेथड से कुछ इस तरह से कंपेयर करते हैं कि हम एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल क्या कर देते हैं, रख देते हैं। While superimposing the vertices of the angle must overlap। यानी सुपरइम्पोजिशन करते वक्त हमारे जो वर्टिसेस है एंगल्स के वो क्या करने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए। यहाँ पर ओवरलैप का क्या मतलब है कि एक वर्टिसेस है उसी के ऊपर एकदम दूसरा वर्टिसेस होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, जब कंपेयर करें हमने एंगल्स तो मैंने वर्टिसेस के ऊपर क्या रखा था, वर्टिसेस रखा था एकदम। आफ्टर सुपरइम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जर। और जब आप सुपरइम्पोजिशन करोगे तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक एंगल दे रखा है ABC और दूसरा एंगल दे रखा है PQR। अब हमें देखना है कि इन दोनों एंगल्स में से ABC और PQR एंगल में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसको क्या किया, बुक वालों ने सुपर इम्पोज कर दिया, यानी इसके वर्टेक्स को क्या करा, वर्टेक्स को क्या करा है, वर्टेक्स को एक जगह पे रखा और इसको जो हमारा ABC एंगल है इसको PQR के अंदर ही बना दिया। तो क्या आया, ABC एंगल जब इनके वर्टिसेस को एक के ऊपर एक रखा गया तो क्या हुआ, ABC एंगल उसके बीच में आ गया, PQR वाले के बीच में। और जो अंदर आ जाता है वो एंगल हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो एंगल अंदर आ जाता है वो एंगल हमेशा छोटा होता है ना। जो एंगल अंदर आ जाता है वो एंगल क्या होता है, छोटा होता है, और जो जिसमें गैप बच जाता है वो एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। इट मींस दिस पिक्चर शोज द टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड। जो ये पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ये दिखाती है टू एंगल्स के सुपर इम्पोज करने के तरीके को। इट इज नाउ क्लियर दैट PQR इज लार्जर देन एंगल ABC। जो एंगल PQR है इसमें क्लियर दिख रहा है, जो एंगल PQR है वो एंगल ABC से क्या है, बड़ा है, क्योंकि ABC क्या आ रहा है, एंगल PQR के अंदर आ रहा है ABC, इसलिए ABC क्या हुआ, छोटा हुआ ABC। अब कहते हैं कि इक्वल एंगल्स कैसे कंपेयर करने हैं हमें। नाउ कंसीडर एंगल AOB एंड XOY इन द फिगर विच इज ग्रेटर। इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक एंगल AOB दिया हुआ है पिक्चर में, एक एंगल XOY दिया हुआ है, फिर उनकी सुपर इम्पोज पिक्चर दी हुई है हमें। सुपर इम्पोज पिक्चर यानी कि उसमें एक के ऊपर एक को रख के दिखाया गया है। एक के ऊपर जब एक को रख के दिखाया गया है तो क्या किया गया है, उसमें देखा गया कि इसकी सिर्फ आर्म्स छोटी बड़ी है। आर्म्स क्या है, छोटी बड़ी। जो XY वाला है उसकी आर्म्स, XOY वाला है उसकी आर्म्स AOB वाले से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल इक्वल है। एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि आर्म्स आपस में कोइंसाइड कर रही है, आर्म्स आपस में कोइंसाइड कर रही है। ये होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आर्म्स बड़ी है या छोटी है, बस आर्म्स अगर वर्टिसेस के साथ साथ आर्म्स भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है यानी कि कोइंसाइड कर रही है, तो हम क्या मानेंगे कि एंगल क्या है, इक्वल है। और ये मैंने आपको एक्टिविटी पे भी करके दिखाया था। ये देखिए जो हमने एंगल बनाए थे, इसमें दो एंगल मैंने इक्वल दिखाई थे, आपको दिखाई थे ना दो एंगल इक्वल, वो दो एंगल इक्वल बना के दिखाई थी मैंने आपको, बिल्कुल इक्वल बना के दिखाई थी। बस उन दो एंगल्स में क्या फर्क था, उन दो एंगल्स में ये फर्क था कि एक की आर्म थोड़ी सी छोटी थी और एक की आर्म थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन एंगल्स दोनों इक्वल ही थे। ये देखिए, आप फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें आर्म्स भी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे को, आर्म्स भी क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। एक के ऊपर जब हमने एक रखा तो वर्टिसेस के साथ साथ वर्टिसेस को तो कोइंसाइड करना होता ही है, लेकिन आर्म्स भी क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो इट मींस क्या है, ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से सुपर इम्पोज पिक्चर में जब उसने देखा तो दोनों XOY और AOB क्या आए, इक्वल आए, क्योंकि उनकी आर्म्स भी कोइंसाइड कर गई, वर्टिसेस के साथ साथ आर्म्स भी क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई, यानी आर्म्स ओवरलैप कर गई। तो उसने नीचे लिख रखा है द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीस एंगल्स मैच। जो कॉर्नर्स है ना इन दोनों एंगल्स के वो मैच करते हैं, और आर्म्स है जो ओवरलैप विद ईच अदर, आर्म्स जो है वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। OA है जो वो OX की तरह है और OB है जो वो OY की तरह है। सो दी एंगल्स आर इक्वल
इक्वल इन साइज, इसलिए एंगल्स क्या है, साइज में इक्वल है। दी रीजन दीज एंगल्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल इन साइज, जो इसके पीछे रीजन है वो कंसीडर किया जाएगा एंगल साइज में जब इक्वल होते हैं, क्योंकि व्हेन वी विजुलाइज ईच ऑफ दीज एंगल्स एज बी फॉर्म्ड ओवर रोटेशन, जब हम एंगल्स को विजुलाइज करते हैं तो हम उनकी क्या देखते हैं, रोटेशन करते हैं। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, हम इसमें देख सकते हैं कि जो रोटेशन का अमाउंट है ना वो बिल्कुल इक्वल है, रोटेशन का अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी कि OB टू OA और OY टू OX वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, तो सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन टू एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड द कॉमन वर्टेक्स एंड द टू रेज ऑफ बोथ एंगल्स लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, अगर सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जब उसके वर्टेक्स के साथ साथ उसकी आर्म्स भी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसकी आर्म्स भी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, उसकी आर्म्स भी एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, यानी कि ढक ले एक दूसरे को, तो क्या होता है, एंगल का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों एंगल्स का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। वो ये कह रहा है कि अगर हम सुपर इम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हम दो एंगल्स को सुपर इम्पोज करते हैं तो वर्टेक्स के साथ साथ अगर बेस भी एक दूसरे को, जो हमारी बेस यानी कि आर्म्स होती है वो भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाती है कि वो एक दूसरे को ढक लेती है, पूरी तरह से कोइंसाइड यानी ओवरलैप कर लेती है, तो साइज क्या होगा, एंगल्स का इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ तक समझ आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा 23 नंबर पेज। अब इस पे लिख रखा है वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, हम सुपर इम्पोजिशन के अलावा कंपेयर करने के लिए एंगल्स को और क्या यूज कर सकते हैं। उससे आगे है फिगर इट आउट, एक फिगर इट आउट है, उसमें क्या है आपके 3 क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फोल्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, then draw a line along the fold created, name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper, make different angles by folding a rectangular sheet of paper and compare the angles which is largest and smallest angle you made। अब हमें एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है पेपर की और उसे फोल्ड करना है और एक लाइन बनानी है जो उस फोल्ड की वजह से आई है। जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट इस पिक्चर में दिखा रखी है ना, हमें उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर उसकी क्रीज बनानी है, जो लाइन आई है उसकी क्या बनानी है, क्रीज बनानी है, और फिर उनको नाम देना है और जो एंगल्स बने हैं फोल्ड के बाद उनको कंपेयर करना है, और फिर हमें क्या करना है, लिखना है कि हमने कौन सी लार्जेस्ट एंगल बनाए हैं और कौन सी स्मॉलेस्ट एंगल बनाए हैं, हमें लिखना है। चलिए हम भी एक शीट ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ले ली है एक रेक्टेंगुलर शीट, ये देखिए मैंने भी ले ली एक रेक्टेंगुलर शीट। अब जैसा इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करती हूँ, फोल्ड करती हूँ। तो मैंने इसको कर दिया ये फोल्ड, इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। और अब मैं इसको खोलूंगी इस फोल्ड को, और जहाँ पे क्रीज आई है वहाँ पे क्या करूँगी, पेंसिल से एक निशान डाल दूंगी, पेंसिल से मार्क कर दूंगी। वहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दिया मैंने, वहाँ पे क्या कर दिया, पेंसिल से मार्क कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि इस फोल्ड के बीच में कितने एंगल्स बने हैं, कितने एंगल्स बने हैं इस फोल्ड के बीच में, तो कितने एंगल्स बने हैं, तो ऐसे ही बन गई ना, देखिए ये ऐसी एक क्रीज बन गई जैसी इस पिक्चर में दिखाई हुई थी हमें। तो अब मुझे क्या करना है, इनको नेम देने हैं। तो नेम मैं दे देती हूँ, इसी पिक्चर में दे देती हूँ बुक में, ABCDE और F, ये मैंने नेम दे दिए। और अब एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे इसमें, एक तो इधर बनेगा एंगल, एक बनेगा एंगल इधर, ठीक है, एक एंगल बनेगा इधर और एक एंगल बनेगा इधर। एंगल ऐसे बनेंगे ना, जब हम उसको खोलेंगे तो एंगल ऐसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे ना एंगल। जब हम उसको खोलेंगे फोल्ड को तो इस तरीके से एंगल बनेंगे। तो हम एंगल मार्क कर देते हैं बुक में भी, ये एंगल इस तरह से बनेगा और ये एंगल बनेगा इस तरह से, और ये एंगल बनेगा इस तरह से, और ये एंगल बनेगा इस तरह से। तो बुक में भी हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिए, शीट के अनुसार एंगल्स हमने मार्क कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एंगल्स को, जो एंगल्स हमें मिले हैं उसको कंपेयर करना है हमें, और लिखना है कि लार्जेस्ट एंगल कौन से हैं और इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल कौन से हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल लिखते हैं अपने। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन सा बना है, स्मॉलेस्ट एंगल हमारा बना है एक तो AE और F। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या बना, AE और F। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या बना है, AE और F। तो स्मॉल है ना, इसमें से ये वाला एंगल देखिए, जो ये यहाँ पे बना है ये स्मॉल है ना, और जो यहाँ पे बना है ये ग्रेटर है, जो यहाँ पे बना है ये ग्रेटर है, क्योंकि इसका वाइडर ओपन है, ज़्यादा स्प्रेड है, स्प्रेड क्या है इसका, ज़्यादा है। तो ये हुआ ग्रेटर और ये हुआ स्मॉल। तो अगर हम नेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा AEF नाम का जो एंगल है वो क्या है, AEF नाम का एंगल है जो हमारा वो स्मॉलेस्ट एंगल है। हम इन्हें क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल जो हमारा बना है। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट एंगल जो हमारा बना है वो क्या है, एंगल AEF। एंगल AEF है, तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल जो बना है वो एंगल AEF है। और दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल हमारा बना है यहाँ पे EFC। दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन सा है, EFC है। दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल हमारा है EFC। और जो हमारा लार्जेस्ट एंगल है वो कौन से है, लार्जेस्ट एंगल हमारी है, लार्जेस्ट एंगल हमारे कौन से हैं, एक तो हमारा लार्जेस्ट एंगल है BEF। हमारा लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, एक तो है BEF, ये देखिए यहाँ से बन रहा है ये BEF, ये हमारा लार्जेस्ट, एक तो BEF लार्जेस्ट है और एक हमारा लार्जेस्ट है DFE।
एक हमारा लार्जेस्ट है BEF और एक हमारा लार्जेस्ट है DFE। ओके, तो हम ये दोनों एंगल्स लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। तो नोटबुक में लिख लेते हैं इनको। एक तो हमारा क्या है BEF और एक हमारा क्या है DFE। तो ये हमारे क्या है, हमने क्या कर दिया, डिफरेंट एंगल्स बना दिए और हमने क्या कर दिया, इनको कंपेयर भी कर दिया और ये भी लिख दिया कि लार्जेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो हमने ये लिख दिया। इस क्वेश्चन में क्या करना था, यही करना था। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन ईच केस डिटरमाइन व्हिच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। ये हमें 3 केस दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और क्यों है, इसका रीजन भी देना है हमें। और फिर नीचे लिख रखा है डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइड व्हिच वन इज ग्रेटर। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा ग्रेटर है। तो पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर हमारी क्या है, ये बनी हुई है फिगर। इसमें अब पहले नंबर पे उसने क्या पूछा है, ए नंबर में एंगल AOB और एंगल XOY में से कौन सा ग्रेटर है। तो हम फिगर में देख लेते हैं एंगल AOB कौन सा है। एंगल AOB है पूरा ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल AOB कौन सा एंगल है, पूरा ये वाला एंगल है। एंगल AOB पूरा ये वाला एंगल है। और XOY कौन सा है, XOY सिर्फ ये वाला एंगल है। XOY कौन सा एंगल है, सिर्फ ये वाला एंगल। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल AOB है ना जो, वो XOY से बड़ा है। XOY से बड़ा कैसे है, बिकॉज एंगल XOY है जो, वो AOB का क्या है, पार्ट है। एक एंगल XOY है जो, वो AOB का क्या है, पार्ट है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। चलिए नोटबुक में आंसर लिख देते हैं। नोटबुक में आंसर कैसे लिखेंगे कि एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOY because angle XOY is the part of angle AOB। AOB ग्रेटर देन है एंगल XOY से, बिकॉज XOY एंगल जो है वो पार्ट है किसका, AOB का। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। आप देखते हैं पार्ट बी। हमारा पार्ट बी में उसने किसके बारे में पूछा है, पार्ट बी में उसने पूछा है हमसे एंगल AOB और एंगल XOB के बारे में। तो हमें बताना है एंगल AOB और एंगल XOB के बारे में। AOB कौन सा है हमारा, AOB तो ये पूरा है हमारा। और XOB कौन सा है, XOB क्या है, XOB ये वाला है हमारा। XOB हमारा ये वाला है, इतना एंगल है XOB। तो अभी भी कौन सा बड़ा है, AOB ही बड़ा है। AOB क्यों बड़ा है, क्योंकि जो हमारा XOB है वो छोटा है AOB से। XOB से कैसे छोटा है, क्योंकि XOB है ना जो, वो भी किसका पार्ट है, AOB का ही पार्ट है। तो हम रीजन यही देंगे कि जो XOB है वो AOB का पार्ट है, इसलिए एंगल AOB क्या है, ग्रेटर देन है एंगल XOB से। तो हम इसका भी आंसर लिख देते हैं नोटबुक में। नोटबुक में कैसे लिखेंगे, बी नंबर। हम सेकंड का क्या कर रहे हैं, बी नंबर कर रहे हैं। तो एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB because एंगल XOB is part of एंगल AOB। जो एंगल XOB है वो किसका पार्ट है, एंगल AOB का पार्ट है, इसलिए AOB क्या है, ग्रेटर देन है XOB से। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में हम देखते हैं किस एंगल के बारे में पूछा है उसने हमसे पूछा है XOB और XOC के बारे में। तो XOB तो हमारा ये रहा, XOB तो हमारा ये रहा। XOB एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला है ना। XOB एंगल हमारा ये वाला है, तो XOC भी हमारा यही वाला है। XOC हमारा ये वाला कैसे है, क्योंकि B और C है ना जो, वो एक लाइन पे लाई करते हैं। B और C जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइन OC पे लाई कर रहे हैं, लाइन OBC पे लाई कर रहे हैं। B और C दोनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, एंगल XOB और XOC सेम एंगल है। तो सेम एंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमारा एंगल XOB क्या है, इक्वल टू एंगल XOC बिकॉज पॉइंट B एंड C आर लाई ऑन सेम लाइन। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं नोटबुक में। एंगल XOB इज इक्वल टू एंगल XOC बिकॉज पॉइंट B एंड C लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, विच एंगल इज ग्रेटर एंगल XOY और एंगल AOB। गिव रीजंस। विच एंगल इज ग्रेटर हमसे पूछा है कि इस फिगर में XOY ग्रेटर है या AOB ग्रेटर है, उसको लिखिए और उसके रीजंस भी दीजिए कि कौन सा ग्रेटर है और क्यों ग्रेटर है। तो हम देखते हैं इस फिगर में एंगल XOY कौन सा है। एंगल XOY है ये वाला एंगल, एंगल XOY है ये वाला एंगल, ठीक है। XOY है ये वाला एंगल और AOB कहाँ है, AOB है ये वाला एंगल, AOB है ये वाला एंगल। अब मैं इस एंगल को अगर 1 मान लूँ, इस एंगल को 2 मान लूँ और इस एंगल को मान लूँ 3, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर देना इजी हो जाए। अब मैंने XOY को क्या मान लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। XOY किसका जोड़ है, XOY किससे मिलकर बना है, एंगल 1 और 2 से मिलकर बना है ना, क्योंकि एंगल XOY में क्या आ रहे हैं, ये एंगल 1 और 2 आ रहे हैं और एंगल AOB में क्या आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं। तो हमारा एंगल XOY किसके इक्वल हुआ, हमारा एंगल XOY इक्वल हुआ जो हमने फिगर में माना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, और हमारा एंगल AOB किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। अब एंगल 2 तो दोनों में कॉमन है, तो हमें कंपेयर करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, 1 और 3 को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। इनमें से जो बड़ा होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर 1 होगा बड़ा तो हमारा एंगल XOY ग्रेटर होगा, अगर 3 बड़ा होगा तो हमारा एंगल AOB ग्रेटर होगा। तो हम 1 और 3 को कंपेयर करके देख लेते हैं। 1 और 3 को यहाँ पे आ जाइए, कंपेयर करके देखेंगे। 3 क्या है, 3 तो इतना छोटा सा ही है, एंगल 1 है तो वो बहुत बड़ा है। ये देखिए इसका तो डबल है एंगल 1, एंगल 3 का तो डबल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 बड़ा है तो एंगल 1 किसका पार्ट था, एंगल 1 XOY वाले का पार्ट था, XOY का वाले का पार्ट था। तो इट मींस XOY क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल AOB से। और हम इसका रीजन भी दे देंगे कि
एंगल 1 हैज मोर स्प्रेड देन एंगल 3। तो हम इसको लिख देते हैं एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी बिकॉज एंगल 1 हैज मोर स्प्रेड बाय एंगल 3। एंगल 3 से ज्यादा स्प्रेड है किसका? एंगल 1 का, इसलिए एक्स और वाई क्या है? ग्रेटर है ए और बी से। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इंपोजिशन। अब हमने सुपर इंपोजिशन से तो एंगल्स कंपेयर करना सीख लिया, अब हम कैसे सीखेंगे एंगल्स को कंपेयर करना विदाउट सुपर इंपोजिशन? सुपर इंपोजिशन में हमने क्या देखा था? हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के ऊपर रखते थे और फिर एंगल को कंपेयर करते थे। अब यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है? टू क्रेन्स है जो आपस में आर्ग्यू कर रही है, बहस कर रही है आपस में कि हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, कौन अपना माउथ ज्यादा ओपन कर पा रही है, हु इज मेकिंग ए बिगर एंगल। और जो क्रेन अपना ज्यादा वाइडर माउथ ओपन करेगी वही क्या करेगी? बिगर एंगल बनाएगी। तो हमें क्या करना है? लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। हमें क्या करना होगा? पहले उनके एंगल्स को ड्रॉ करना होगा। हाउ डू वी नो व्हिच वन इज बिगर? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिगर है? एज सीन, हम देखते हैं क्रेन के माउथ देख लिए हमने, लेकिन माउथ देखने से हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि किसका बड़ा है। माउथ देख लिया हमने उसके, अब एंगल तो बन रहा है यहाँ पे, बट हमें क्लियर नहीं हो रहा कि किसका कौन बड़ा है। तो हम इसको किस तरह से कंपेयर करेंगे? चलिए आगे वो बताया गया। हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे। 24 पे आ गए हम यहाँ पे। इसको सीन बिफोर वन कुड ट्रेस दिस एंगल्स, हम इसको क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे इन एंगल्स को, सुपर इम्पोज देन, और फिर उन्हें क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे और देन चेक, फिर हम चेक करेंगे। बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन? हम क्या कर सकते हैं इसको? हम क्या कर सकते हैं इसको विदाउट सुपर इम्पोजिशन भी कंपेयर कर सकते हैं। वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? चलो हम दूसरा मेथड देखते हैं। सपोज वी हैव ए ट्रांसपेरेंट सर्कल व्हिच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल होगा ऐसा ऐसा, ये देखिए वीडियो में, ऐसा ऐसा आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल होगा जिसे फिगर्स पे क्या किया जा सकता है? प्लेस किया जा सकता है। कैन वी यूज दिस फॉर कंपैरिजन? क्या हम इसे कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं? लेट अस प्लेस दिस सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपने सर्कुलर पेपर ले रखा है उसको हमें उस एंगल पे प्लेस करना है जो एंगल फर्स्ट क्रेन द्वारा बनाया गया है। दिस सर्कल इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स सेंटर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो वर्टेक्स है ना एंगल का, वो क्या है? सेंटर में आए सर्कल के। हमें इसे इस तरह से प्लेस करना है क्रेन पे कि जो एंगल बन रहा है ना उसका वर्टेक्स क्या है? सर्कल के सेंटर में आए। लेट अस मार्क द पॉइंट्स ए बी ऑन एस सर्कल एट द पॉइंट्स। और अब हमें क्या कर लेने हैं? ए बी पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। देखिए आपकी बुक में पिक्चर की हेल्प से भी दिखाया गया है। ऐसा ऐसा आपको एक गोल सर्कल काट लेना ट्रांसपेरेंट पेपर का। वो ट्रांसपेरेंट पेपर कैसा भी हो सकता है, जैसा आपकी बुक में दिखाया गया है, या तो वैसा हो सकता है, या फिर जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा हो सकता है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें मार्क कर लेनी है पॉइंट्स ए बी ऑन दी एज ऑफ द सर्कल वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। जहां से आर्म्स पास हो रही है एंगल की, हमें क्या कर लेना है? उनको मार्क कर लेना है, उन पॉइंट्स को ए बी के रूप में। कैन वी यूज दिस टू फाइंड ऑफ दिस इज एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। और इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि जो एंगल हमारा बना है वो सेकंड क्रेन के एंगल से छोटा है, बड़ा है, या फिर उसके इक्वल है। लेट अस प्लेस, अब हमें क्या करना है? उसी एंगल को मेड बाय द सेकंड क्रेन, उसी एंगल को हमें कहां पर प्लेस करना है? सेकंड क्रेन के एंगल पर प्लेस करना है, सो दैट द वर्टेक्स कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम ये श्योर होना चाहिए हमें कि जो वर्टेक्स है वो कोइंसाइड करे सर्कल के सेंटर को, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में भी वर्टेक्स कहां रखा था? सर्कल के सेंटर पे रखा था ना वर्टेक्स, तो इसलिए इस बार भी हमें सर्कल के सेंटर पर रखना है वर्टेक्स को। एंड वन ऑफ द आर्म पासेस थ्रू एओ। जो उसकी वन आर्म है वो क्या होनी चाहिए? ओए से, जो हमारा ओए हमने मार्क किया है उसे क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। और ये आपको बता देगा कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है। और ये आपको बताएगा इस तरीके से, देखिए कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, इस तरीके से ये आपको बताएगा। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। व्हिच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल इफ यू कैन मेक ए सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर। अगर आपने एक सर्कुलर पीस बना लिया है ट्रांसपेरेंट पेपर का, तो ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल्स इन फिगर 2.10 विद ईच अदर। अगर आपने एक सर्कुलर पीस बना लिया है ट्रांसपेरेंट पेपर का, तो इसे यूज कीजिए फिगर 2.10 पे, जैसे हमने मेथड बताया है इसको यूज करने का वैसा मेथड यूज कीजिए, और फिर हमें बताइए कि किस क्रेन का एंगल जो है वो बिगर है। तो चलिए, मैंने ये एक ट्रांसपेरेंट सर्कल बना दिया है, हम वैसे ही करते हैं जैसा प्रोसीजर इसमें बताया है कंपेयर करने का, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी क्रेन बिगर एंगल बना रही है। तो चलिए आ जाते हैं फिगर 2.10 पे। फिर से फिगर 2.10 हमारी ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 23 पे फिगर 2.10 ये आ गए हम फिगर 2.10 पे। पहले मैं क्या कर रही हूँ? इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को क्या कर रही हूँ? फर्स्ट क्रेन पे रख रही हूँ, फर्स्ट क्रेन पे रख रही हूँ। ये मेरा क्या है? सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, उसको मैं एज ए वर्टिसेस मान रही हूँ, एज ए वर्टिसेस मान रही हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाऊंगी जहाँ पे इनकी आर्म्स पास होती है। देखिए एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे, वर्टिसेस मैंने इसको मान लिया, सेंटर को, सर्कल के सेंटर को मैंने वर्टिसेस मान लिया, और एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे इस ट्रांसपेरेंट पेपर पे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया जहाँ पे ये क्रेन का आर्म्स खत्म हो रही है, पास हो रही है जहाँ से आर्म्स, और फिर सेकंड पॉइंट मैंने वहाँ पे लगा दिया जहाँ पे दूसरी आर्म पास हो रही है, ठीक है। और इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी, उसी तरह ए और बी नाम दे दूंगी इनको, ए और बी नाम दे दिया मैंने इसको। तो अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने फर्स्ट वाली क्रेन को क्या नाम दिया है? ए और बी।
फर्स्ट वाली क्रेन को मैंने क्या नाम दिया, फर्स्ट वाली क्रेन के पॉइंट्स को मैंने क्या नाम दिया, ए और बी नाम दिया मैंने फर्स्ट वाली क्रेन के पॉइंट्स को। और अब मैं इसी सर्कल को प्लेस करूंगी किस पे, सेकंड क्रेन के एंगल पे, सेकंड क्रेन के एंगल पे प्लेस करूंगी। और जब मैं सेकंड क्रेन के एंगल पे प्लेस करूंगी तो मैं वर्टिसेस को कहां रखूंगी, वर्टिसेस को यानी सर्कल के सेंटर को कहां रखूंगी, उसके वर्टिसेस रखूंगी, एज ए वर्टिसेस रखूंगी सर्कल के सेंटर को। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके पॉइंट्स को जहां पे इसकी आर्म्स जा रही है ठीक वहां पे क्या करूंगी, पॉइंट मार्क करूंगी और उनके भी नाम रखूंगी कुछ। उनके क्या नाम रखूंगी, उनके नाम रखूंगी एक्स वाई, एक्स और वाई। ये देखिए मैंने उनके भी नाम रख दिए एक्स और वाई। अब देखिए ये जो मेरे पॉइंट्स थे, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरे पॉइंट्स थे, ये तीन जो मेरे पॉइंट्स थे, ये तीन पॉइंट्स थे मेरे फर्स्ट वाली क्रेन के, फर्स्ट वाली क्रेन के पॉइंट्स है। ये तीन पॉइंट्स जो मेरे हैं ये फर्स्ट वाली क्रेन के हैं। और सेकंड वाली क्रेन के मेरे पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई और ओ, एक्स वाई और ओ। तो मेरे किस क्रेन के पॉइंट्स पड़े आए, अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो किस क्रेन के पॉइंट्स पड़े आए, गैप किस में आ जाएगा, किस क्रेन के पॉइंट्स में आ जाएगा गैप। देखिए ए और बी वाली में ज़्यादा गैप है, ए और बी वाली में ज़्यादा गैप है। अगर मैं देखूं तो ए और बी वाली में क्या है, ज़्यादा गैप है, ए और बी वाली में ज़्यादा गैप है एक्स और वाई से, एक्स और वाई से ज़्यादा गैप है किसमें, ए और बी वाली में। तो ए और बी वाली में ज़्यादा गैप है, तो कौन सी क्रेन बड़ा एंगल बना रही है, बताइए कौन सी क्रेन बड़ा एंगल बना रही है, बना रही है क्रेन नंबर 1, क्रेन नंबर 1 बड़ा एंगल बना रही है। क्योंकि हमने उसके पॉइंट्स को ही क्या माना था, ए बी माना था उसके पॉइंट्स को, और इसके पॉइंट्स को क्या माना था, एक्स वाई माना था, है ना। तो ए बी वाला बड़ा आया, इट मीन्स ए बी वाला बड़ा आया, तो फर्स्ट क्रेन क्या बना रही है, बिगर एंगल बना रही है। फर्स्ट क्रेन क्या बनाएगी हमारी, बिगर एंगल बनाएगी फर्स्ट क्रेन। तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्रेन इज मेकिंग बिगर एंगल। ओके, तो हमने ये कंपेयर करके बता दिया कि कौन सी क्रेन बिगर एंगल बना रही है, जैसा उसने बोला था एक ट्रांसपेरेंट सर्कल की हेल्प से हमने कवर करके बता दिया। ओके, तो यही थी एक्टिविटी। अब हम दोबारा से चलते हैं केस नंबर हमारे 25 पे। तो हु व्हिच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट क्रेन, फर्स्ट क्रेन, फर्स्ट क्रेन हमने लिख दिया फर्स्ट क्रेन, फर्स्ट क्रेन है वो बिगर एंगल बना रही है। और ये एक्टिविटी जो उन्होंने बोला था सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, तो इस मेथड को ट्राई कीजिए। हमने क्या कर लिया, इस मेथड को क्या कर लिया, ट्राई कर लिया हमने। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो हमें रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनानी है, लेट अस मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉस एंड ए पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको क्या लेनी है, 2 पेपर स्ट्रॉस लेनी है और एक क्या लेनी है, पेपर क्लिप लेनी है। और उसकी हेल्प से, पेपर क्लिप की हेल्प से आपको नहीं दोनों स्ट्रॉस को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इंसर्ट द स्ट्रॉस इनटू आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप, जो स्ट्रॉस है उनकी आर्म्स को क्या कर दीजिए, पेपर क्लिप में इंसर्ट कर दीजिए। यूर रोटेटिंग आर्म इज रेडी। फिर उसके बाद आपकी रोटेटिंग आर्म है जो रेडी हो जाएगी। मेक सर्वल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। जो आप इससे क्या कर सकते हैं, पेपर क्लिप और पेपर स्ट्रॉस की हेल्प से डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। और उन एंगल्स को क्या कर कीजिए, फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज कीजिए और कंपेयर कीजिए सुपर इम्पोजिशन का यूज करते हुए। तो हम क्या करेंगे, उन एंगल्स को डिफरेंट एंगल्स को बना लेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे सुपर इम्पोजिशन का यूज करते हुए। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए 3 एंगल्स बना के रखे हैं। 3 एंगल्स ये देखिए, ये मैंने पेपर से यूज करके बनाए हैं ये एंगल्स, 3 एंगल्स। ये देखिए, एक है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है जो मैंने पेपर का यूज करके बनाया है, एक है ये वाला एंगल। तो इन एंगल्स में से कौन बड़ा है, अगर वर्टेक्स पे रख रही हूं तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है, नीचे वाला क्या है, छोटा है। और एक और एंगल बनाया है मैंने, एक और मैंने इस तरीके से बनाया है। तो इसमें से अब कौन बड़ा है, इसमें से ये वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है, और ये वाला छोटा है, और ये क्या है, ये वाला सबसे छोटा है। तो ये 3 एंगल्स बनाए हैं मैंने। तो हमने इसको सुपर इम्पोजिशन से तो कंपेयर कर लिया। सुपर इम्पोजिशन से हमें क्या पता चला, ये वाला जो हमारा एंगल है ये सबसे बड़ा है, और फिर उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो हमने इनको कंपेयर कर लिया। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, पासिंग थ्रू ए स्लिप। हमें इसे पासिंग करना है एक स्लिप में से। आप जो ऐसे एंगल्स बना के collect a number of rotating arms with different angles. Do not rotate any of the rotating arms during this activity. अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। पहले आप क्या कीजिए, रोटेटिंग आर्म से ऐसे डिफरेंट एंगल्स बना के अपने पास इकट्ठे कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये 3 एंगल बना के अपने पास इकट्ठे कर लिए, ठीक है। और आप क्या करोगे, रोटेट नहीं करोगे, किसी भी रोटेटिंग आर्म्स को रोटेट नहीं करोगे इस एक्टिविटी के दौरान। आपको किसी भी रोटेटिंग आर्म को रोटेट नहीं करना इस एक्टिविटी के दौरान। तो चलिए देखते हैं क्या एक्टिविटी है। पेज नंबर 26 पे चलते हैं हम। तो एक्टिविटी है, हमें एक कार्डबोर्ड लेना है और एक एंगल की शेप की स्लीट बनानी है। उसमें इस तरह से एक एंगल की शेप की क्या बनानी है, स्लीट बनानी है इस तरह से, जो नीचे दिखाई गई है। उसे क्या करना है, पहले हमें ट्रेस करना है और फिर कटिंग आउट करना है वन ऑफ दी रोटेटिंग आर्म्स। उसमें से जो आपने रोटेटिंग आर्म्स बनाई है ना, उसमें से एक साइज की रोटेटिंग आर्म्स का हमें उसे कट कर लेना है, उसे हमें कट कर लेना है। ऐसे आपने डिफरेंट बहुत सारी रोटेटिंग आर्म्स बनाई होगी, वो क्या है जैसे इसमें दिखा रखी है, ऐसी आपने बहुत सारी रोटेटिंग आर्म्स बनाई होगी। लेकिन आपको क्या करना है, इसे इनमें से किसी एक रोटेटिंग आर्म की साइज का स्लीट बना लेनी है। ऐसी एक कार्डबोर्ड पे मैंने भी ऐसी एक स्लीट बना के रखी है। देखो मैंने इसकी जगह, कार्डबोर्ड की जगह क्या ले लिया, कॉपी का जो कवर होता है ना वो ले लिया। तो ये मैंने देखो एक स्लीट बनाई है ऐसी ही, जैसी इसने बुक में दिखाई हुई है वैसी एक स्लीट बनाई है। अब हमें क्या करना है, आगे हम पढ़ते हैं फिर करेंगे।
नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल दी रोटेटिंग आर्म्स। अब आप क्या कीजिए, शफल कीजिए और मिक्सअप कर दीजिए अपनी सारी रोटेटिंग आर्म्स को। तो लीजिए हमने शफल कर दिया और मिक्सअप कर दिया अपनी सारी रोटेटिंग आर्म्स को। ये मैंने 3 रोटेटिंग आर्म्स बना रखी है, इनको मैंने अब मिक्सअप कर दिया। अब कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रोटेटिंग आर्म्स आपकी स्लिट में से पास हो सकती थी, यानी कौन से साइज का आपने रोटेटिंग आर्म्स में से पास होने वाला स्लिट बनाया था। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसेस ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। तो आपको क्या करना है, उनको कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से इस बुक में दिखाया गया है, क्या करना है, पास करवा के देखना है, स्लिट में से पास करवा के देखना है उन रोटेटिंग आर्म्स को जो आपने बनाई है, पास करवा के देखना है। अगर स्लिट का एंगल ग्रेटर देन है आर्म्स के एंगल से, तो आपकी आर्म्स जो होगी वो स्लिट में से नहीं जाने वाली। जो आपकी स्लिट का एंगल है, स्लिट का जो एंगल बन रहा है, जैसे कि ये मैंने स्लिट बनाई है तो इसका एक एंगल बन रहा है, इतना बड़ा एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल बड़ा है ना, अगर ये एंगल बड़ा है, जो आपने आर्म्स बनाई है उसके एंगल से अगर ये बड़ा है, उसके एंगल से ये बड़ा है, तो आपकी जो वो है रोटेटिंग आर्म्स इस स्लिट में से नहीं पास होने वाली। ये देखिए इस केस में मैं आपको करके दिखाती हूँ, स्लिट का एंगल जो है वो बड़ा है और इस मेरी रोटेटिंग आर्म का एंगल है वो छोटा सा है, सिर्फ इतना सा ही है। रोटेटिंग आर्म्स का एंगल जो है वो इतना सा ही है और लेकिन स्लिट का एंगल इतना बड़ा है। तो इसमें से मैं इसको पास कराने की कोशिश करूंगी तो नहीं होगी। देखिए कहाँ हो रही है, नहीं हो रही ना, मैंने इसको पास कराने की कोशिश की, नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, पास ही नहीं हो रही है। तो इसमें से पास नहीं हो पाई, तो पास नहीं हो पा रही, तो वो यही कह रहा है कि अगर आपकी आर्म्स का एंगल छोटा है, इससे स्लिट लाइन से छोटा है, तो आपकी क्या होगी, आर्म रोटेटिंग आर्म आपकी पास नहीं होगी। हमने इसको ट्राई किया, ये नहीं हुई पास। चलिए इसको रख देते हैं अलग से। अब अगर स्लिट का एंगल लेस देन है आर्म्स के एंगल से, दी आर्म्स विल नॉट गो थ्रू दी स्लिट। तो क्या होगा, तो भी आर्म्स क्या नहीं होगी, वो क्या नहीं होगी, स्लिट में फिट नहीं बैठेगी। अगर आर्म्स का एंगल छोटा होगा स्लिट के एंगल से, तो भी वो क्या नहीं होगी, वो फिट नहीं बैठेगी। अगर स्लिट का एंगल छोटा है ना आर्म्स के एंगल से, स्लिट का जो एंगल है हमारा वो छोटा है और मान लीजिए जो हमारी रोटेटिंग आर्म्स है उसका एंगल बहुत बड़ा है। देखिए जैसे कि ये रोटेटिंग आर्म्स, इसका एंगल जो है अब वो बहुत बड़ा है, इसका एंगल देखिए इतना बड़ा है और इतना बड़ा तो हमारी स्लिट का एंगल भी नहीं है, स्लिट का एंगल भी इतना सही है सिर्फ। तो जब हम ऐसी स्लिट को हमारे को पास करेंगे तो वो भी पास नहीं हो पाएगी। ये देखिए ये कहाँ पास हो पा रही है, इसमें से पास हो पा रही है, ये नहीं हो पा रही ना, तो नहीं हो पाएगी पास इसमें से, तो हम इसको भी रख देते हैं, ये भी नहीं पास हो पा रही। अगर स्लिट का एंगल इक्वल है आर्म्स के एंगल के, तो आर्म्स विल गो थ्रू दी स्लिट। अगर स्लिट का एंगल आर्म्स के एंगल से बिल्कुल इक्वल है, हमारी रोटेटिंग आर्म्स है उसके एंगल से, तो वो क्या हो जाएगी, स्लिट में से पास हो जाएगी। तो अब मैं आपको ऐसी ही रोटेटिंग आर्म दिखाती हूँ जिसका एंगल बिल्कुल इक्वल होगा मेरी स्लिट के एंगल के। ये देखिए इसका भी इतना ही एंगल है और स्लिट का भी इतना ही एंगल है। अब मैं इसको इसमें से पास करने की कोशिश करूंगी तो ये पास हो जाएगी। ये देखिए पास होना मीन्स ऐसे पास हो जाएगी। इसको इसमें से मैं निकाल सकती हूँ पूरी को। ये देखिए मैंने नीचे की ओर निकाल लिया इसको, ये देखिए निकल गई ना, निकल गई, ये पूरी पास हो गई इसमें से। ये देखिए पास किस तरीके से हुई है, मैंने इसको पास करवाया, ये हो गई पास, तो हो गई ना पास। तो इस तरीके से जब हमारा स्लिट का एंगल इक्वल होएगा रोटेटिंग आर्म्स के एंगल्स के, तब तो वो पास हो जाएगी। और जब हमारा स्लिट का एंगल छोटा होएगा तब भी वो पास नहीं होगी और स्लिट का एंगल बड़ा होएगा तब भी वो पास नहीं होगी। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ओनली पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर द एंगल इज इक्वल दैट ऑफ द स्लिट पासेस थ्रू द स्लिट। ओनली वही पेयर होगा रोटेटिंग आर्म्स का जिसका एंगल इक्वल है स्लिट के एंगल से, वही स्लिट से क्या होगा, पास होगा। नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड्स ओनली द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म्स एंड नॉट देयर लेंथ। अब वो क्या बोल रहा है कि जो स्लिट की वो है ना पासिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ उसके एंगल पर डिपेंड करती है, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि उसकी आर्म्स की लेंथ कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। एज लॉन्ग एज दे आर शॉर्टर देन द लॉन्गर ऑफ द स्लिट। अगर हम कोई ऐसी है जो शॉर्टर है, स्लिट की लेंथ से शॉर्टर है, स्लिट की लेंथ से शॉर्टर है, तो हमें एक चैलेंज दिया गया है। आगे हमें क्या चैलेंज दिया गया है कि आप क्या कर दीजिए, जो स्लिट के एंगल से बड़ी है उस एंगल को क्या कर दीजिए, रिड्यूस करना है। अपने को रिड्यूस करना है तो आप क्या कीजिए, उसको कैंची से कट कर दीजिए, उसकी रोटेटिंग आर्म्स को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा कैंची से कट करके क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, एंगल इज स्टिल सेम। अगर आप कैंची से कट करके उसे छोटा करोगे ना तो भी एंगल सेम ही रहेगा और वो स्लिट में से पास नहीं होगा फिर भी। तो मैं आपको ये एक्टिविटी इधर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक ये रोटेटिंग आर्म ले ली अपनी और ये ले ली मैंने सीजर। तो मैंने ले ली अपनी एक रोटेटिंग आर्म और ले ली सीजर और मैंने इसको क्या किया, ऐसे कैंची से कट कर दिया, कैंची से क्या कर दिया, कट कर दिया इसको, ये हो गई कट। अब देखते हैं कि ये हमारा जो एंगल है ये स्लिट में से पास हो पाएगा या नहीं। तो हम करके देखते हैं इसको। अब ये एंगल स्लिट में से पास हो पाएगा या नहीं। ये क्या, ये एंगल तो अभी भी स्लिट में से पास नहीं हो रहा। ये देखिए ये एंगल तो अभी भी स्लिट में से पास नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा ना। छोटी आर्म्स करने के बाद भी ये एंगल क्या नहीं हो रहा, स्लिट में से पास नहीं हो रहा, स्लिट के ऊपर ही पड़ा है, पास नहीं हो रहा ये स्लिट में से। तो इसका मतलब क्या है कि आर्म्स बड़ी या छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल है हमारा वो सेम रहता है। अगर हम आर्म्स को छोटी भी कर देते हैं तो इसका बीच वाला जो ये एंगल है ना, ये जो बन रहा है ये तो सेम ही रहेगा ना, एंगल इज स्टिल द सेम। चाहे आप आर्म्स को क्या कर दीजिए, छोटी कर दीजिए, आर्म्स को छोटी कर दीजिए, चाहे आप एंगल की, वो एंगल क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। वो स्लिट में से तभी पास होगा, स्लिट में से तभी पास होगा, स्लिट में से जब वो क्या हो, एंगल इक्वल हो। तो एंगल क्या हो गया, उसने सोचा कि अगर कैंची से काटेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जब हमने कैंची से इसे काट के छोटा कर दिया तो एंगल क्या रहा, सेम रहा, एंगल इज स्टिल द सेम। अभी भी एंगल क्या है, सेम ही है, ये उस स्लिट में से अभी भी पास नहीं हो रहा। इट मींस एंगल क्या है, अभी भी छोटा ही है, हमारा एंगल स्लिट के एंगल से छोटा ही है। तो एंगल क्या रहता है, सेम रहता है, आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्म्स छोटी हो या बड़ी हो,
तो ये चैलेंज था, हमने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने ये एक्टिविटी करके देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एंगल क्या रहा, सेम रहा। ये भी देखो इसके रिजल्ट से सरप्राइज है कि एंगल क्या रहा, सेम रहा। फिर भी हमने काट दिया, उसके बाद भी एंगल सेम रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस एक्टिविटी का हम अगली वीडियो में 2.8 से करेंगे, हमारा जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके।